उपस्थित सभी माननीय सदस्यगण, न्याय विभाग की ओर से आयोजकगण और पूरे देश में जो भी इस वेबिनार के माध्यम से हमारे साथी जुड़ रहे हैं, जो न्याय विभाग के साथ कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि परिचय दिया गया, मेरा जो विषय है सोशल रिस्पॉन्स टू ट्रांसजेंडर इन इंडिया, और ये एक ऐसा सामाजिक विषय है जहाँ पे बहुत मतलब मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी भाषा में ही उपयोग करूँ और जहाँ तक संभव हो सके जो एक्सप्लेनेशंस है उनको भी मैं उस भाषा में प्रस्तुत करने का प्रयास करूँ जिसमें आप सभी सहमत हों। सामाजिक रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स का जो एक हिंदी शब्द है वो होता है प्रतिसाद। प्रतिक्रिया होती है रिएक्शन, और जिसको हम सोशल रिस्पॉन्स कहते हैं उसको प्रतिसाद कहते हैं। दूसरा शब्द इसमें हमको दिखाई देता है ट्रांसजेंडर्स। तो मुझसे पहले के जो वक्ता है उन्होंने एक इसको अम्ब्रेला कवर के रूप में परिभाषित किया, जो बिल्कुल सही है। हम जब कहते हैं इंद्रधनुष के दो सिरों के बीच जितने भी रंग हैं, वो सभी रंग इस ट्रांसजेंडर समुदाय को प्रतिनिधित्व करते हैं। बीते दिनों मेरे एक मित्र ने, चूंकि सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से हमारी कम्युनिटी में जानकारी दी जाती है कि हमारी संस्था इस विषय पे कार्यरत है, तो एक मित्र ने पूछा कि मेरी पत्नी कह रही है कि ऐसा व्यक्ति जो शरीर से पुरुष है पर मन से स्त्री महसूस करता है वो ट्रांसजेंडर नहीं है, क्योंकि ट्रांसजेंडर होने के लिए आपको एक फिजिकल कंपोनेंट की डेफिनेशंस की जरूरत होती है। यहाँ से मुझे समझ में आया कि इस काम में मुझे जुड़े लगभग 14-15 साल हो गए हैं। 2008 में पहली बार हमने इस पे काम शुरू किया था। 2010 के बाद हमने यूएनडीपी और एक्सेस टू जस्टिस डिपार्टमेंट के साथ, डीओजे के साथ काम किया। तो बस इन्हीं 3 बिंदुओं पे मैं आपको हमारा प्रेजेंटेशन जो है प्रस्तुत करना चाहूँगा। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? अगर हम हिंदी वाली पीपीटी लोड कर पाएँ तो बहुत बेहतर होगा। मैं इंग्लिश से ही अभी प्रयास कर रहा हूँ कि सामाजिक रिस्पॉन्स, तो पहले हम इसको डिकोड करते हैं शब्द को। सामाजिक जो शब्द है इसकी आवश्यकता हमको कब महसूस होती है कि जब हम एक व्यवस्था में रहना शुरू करते हैं। मैं उन विषयों पे अपनी बात नहीं रखूंगा। रेक्स जी सॉरी, रेक्स जी आशुतोष बोल रहा हूँ। अभी जी आपका आशुतोष। हिंदी वाला आया नहीं प्रेजेंटेशन, आप फिर से रीसेंड कर दीजिए। स्नेहा मैम को भेजा है मैंने, शायद एक बार मैं नहीं फिर से आया भेज देता हूँ। जी जी जी, कुछ टेक्निकल इशू होता है एनआईसी में, हमें नहीं पहुंचा है। आप इसी से ही मैं कंटिन्यू करिए। आशुतोष सर को, ओके ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं, मेरा यहाँ पे जो उद्देश्य है कहने का है कि समाज की आवश्यकता जब पड़ती है तब हम एक सामाजिक प्रतिसाद की आवश्यकता महसूस करते हैं। जब जब हमको इस विषय पे बात करने की आवश्यकता महसूस हुई है कि समाज में विभिन्न जो वर्ग होते हैं, जब से सामाजिकरण शुरू हुआ मनुष्य की सभ्यता का, उनमें जितने भी समुदाय आते गए, उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है पावर बैलेंस, शक्ति का संतुलन। अब यहाँ पे ये समझने की आवश्यकता है कि किसी विशेष सामाजिक घटक के प्रति हमारी जो भूमिका है, हमारा जो देखने का नजरिया है, वो बार बार शक्ति संतुलन से प्रभावित हुआ है। ये एक ऐसा पक्ष है जो ज्यादातर हमारी चर्चाओं में अछूता रह जाता है, तो इसलिए मैं इस विषय पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अब सबसे दूसरा महत्वपूर्ण विषय है यहाँ पे जो हम देख पा रहे हैं। मैम पिछली स्लाइड पे जाइएगा। हाँ नेक्स्ट, हाँ इस पे जो दूसरा हम पार्ट देख पा रहे हैं ट्रांसजेंडर, नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं अभी। अब हम आते हैं प्रतिसाद, और उसके बाद आते हैं जो हमारे ट्रांसजेंडर का मैकेनिज्म है। तो सृष्टि के आरंभ से, बल्कि अगर हम कहें कि जब से लैंगिकता, ये दो अलग अलग चीजें हैं, सेक्स और जेंडर हमेशा अलग चीजें हैं। जेंडर हम सभ्य होने के बाद समझ पाए हैं, लेकिन सेक्स बहुत ही नेटिव चीजें हैं जो मनुष्य के या किसी भी जीवित प्राणी के साथ शुरू होती है। मैं आपको आश्चर्य होगा जान के कि जब हमने थर्ड जेंडर के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी शुरू की, तो एक बहुत नैसर्गिक सा प्रश्न हमारे दिमाग में आया कि क्या थर्ड जेंडर पशुओं में भी होता है? क्या इसी प्रकार की विभिन्न लैंगिकता वाली प्रवृत्तियां पशुओं में भी पाई जाती हैं? और हमें आश्चर्य हुआ कि इस पे बहुत पुरानी शोध उपलब्ध है, हमारी बहुत सारी एनजीओ इस पे काम कर रही हैं। तो जो दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पे आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है कि सामाजिक रूप से जुड़े हुए ताने बाने का यंत्र या तंत्र जिसको कह लें, और इसको मैं कहाँ से आपको डिकोड करना चाहूंगा। थर्ड जेंडर के पहले आप बात कीजिए महिलाओं के विषय पे। क्या महिलाएं पुरुषों के द्वारा पितृसत्तात्मक या फिर जिसको हम कहें कि मेल डोमिनेंस का शिकार नहीं होती आई हैं? ये वही वायरस है, वही बीमारी है जो किसी भी सामाजिक रूप से दबे हुए वंचित समुदाय के प्रति भेदभाव को शुरू करता है।
तो जब मैं इसकी बात करता हूं सुधार की, तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता हूं कि इस मैकेनिज्म में कुछ इंटरकनेक्टिविटी है, आंतरिक ताना बाना है। जो ऐसे लोग इस इंटरकनेक्टिविटी के ताने बाने को क्रॉस कर गए हैं इतिहास में, चाहे वो शिखंडी रहे हो महाभारत काल में, या फिर मध्य भारत के टाइम पे आप देखें मलिक कफूर जैसे जो किन्नर रहे हैं, जो कि शासन और सत्ता का केंद्र भी बने रहे हैं। तो जो व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से इस इंटरकनेक्टिविटी को समझ के क्रॉस कर पाता है, समाज ने उसको बिल्कुल स्वीकारा है, बखूबी स्वीकारा है। लेकिन जब हम मुख्य धारा की बात करते हैं, जहां पे बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी संख्या अधिक है और जो इस इंटरकनेक्टिविटी को ना समझ पाते, ना क्रॉस कर पाते, ना उनको अवसर मिल पाता है, उस स्थिति में सामाजिक भेदभाव का शिकार शुरू हो जाता है, उत्पीड़न शुरू हो जाता है। अब अगला जो पॉइंट है यहाँ पे मैं रखूंगा, जो लास्ट पॉइंट है इस स्लाइड में, पर्सपेक्टिव, जिसको हम कहते हैं दृष्टिकोण। यहाँ पे मैं दो सिद्धांत रखना चाहूंगा आपके सामने। पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ फियर फ्रॉम अननोन। समाज जिसको आप मुख्य धारा कहते हैं, वह वास्तव में उपलब्ध रूप से मुखर व्यक्तियों का समूह है जो एक्चुअली नॉन मेन स्ट्रीम है। फॉर एग्जाम्पल, किसी पॉलिटिकल सिस्टम में कोई एक पार्टी 38% वोट्स के साथ जीत आती है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें मानना पड़ेगा कि 62% वोट्स उसके अगेंस्ट जाते हैं। इसी प्रकार से मुख्य धारा की सोच जैसा जो मिथक हमने क्रिएट कर रखा है, वो मुखर लोगों की सोच का प्रकाशन मात्र है। आप इन वर्ड्स को ध्यान में रखिए। जो जिन लोगों के पास वॉइस है, वॉइस डेस्क है, संचार तंत्र है, सुने जाने की क्षमता है, दिखे जाने की क्षमता है, उनकी समझ का प्रकाशन मात्र है, जिसको आप मुख्य धारा समझते हैं। और ये मुख्य धारा उन लोगों के प्रति इंक्लाइंड होती है जो उनके विषयगत वस्तुओं के लिए उपादेय होते हैं। The people or the community or the fragments which are useful or beneficial for the then present socially acceptable mainstream, उनको सुना जाता है। इतिहास के साथ ये चीजें बदलती गई हैं। मैं ट्रांसजेंडर पे बहुत ज्यादा यहाँ पे फोकस इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ट्रांसजेंडर अपने आप में ना तो कोई विशेष समस्या है, ना किसी प्रकार की बीमारी। बीमारी हमारे अंदर है। बीमारी उस तथाकथित मुख्य धारा में, उसकी सोच में है, जो केवल उन लोगों को स्वीकार करना चाहता है जिनसे उसको उस समय लाभ हो रहा। दूसरा सिद्धांत है अज्ञात से भय का सामाजिक सिद्धांत, द प्रिंसिपल ऑफ फियर फ्रॉम अननोन। जब आप किसी वर्ग विशेष को नहीं समझ पाते हैं, आप उसके बारे में आप समझिए देयर इज अ वैक्यूम, यू सी, यू परसीव, एंड दिस अ वैक्यूम। वो वैक्यूम कई कारणों से है। मैं हमेशा यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि जितने भी यहाँ पे मेंबर्स मेरी बात सुन रहे हैं, थोड़े समय के लिए मान लीजिए कि आपके दिमाग में रंगों की परिभाषा शून्य हो गई है, आप किसी रंग को नहीं जानते हैं, और मैं आपके दिमाग में डालता हूं कि केवल दो रंग है दुनिया में, लाल और नीला, और उसी समय मैं आपके सामने एक भूरे रंग की गेंद रख देता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं इस भूरे रंग की गेंद का रंग क्या है? व्हाट इज द कलर ऑफ दिस ब्राउन बॉल? आई नो दैट इट इज ब्राउन, बट सिंस आई हैव erased all the information related with the color in your mind, that is blue and red only, तो ज्यादातर लोग कहेंगे ये गेंद लाल रंग की है। मैं इस पॉइंट पे आता हूं कि जब आपके पास वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक रूप से सरोकारी दृष्टिकोण का, समन्वयकारी दृष्टिकोण का अभाव होता है, तो आप उसमें अज्ञात भय शुरू कर लेते हैं। जैसे बच्चा चुरा ले जाएंगे, जैसे इन्हें भीख मांगने की ही आदत है, जैसे इनके जीवन में केवल सेक्स का ही बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ऐसी बहुत सारी भ्रांतियां उस संवाद के गैप को दर्शाती हुई दिखाई देती हैं, और वहां से हमारा दृष्टिकोण खत्म होना या बर्बाद होना शुरू होता है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड? बहुत संक्षिप्त में मैं इस पे आऊंगा कि ए टू जे या मेरी जो जर्नी है, या मैं किस अधिकार से आपके सामने यहाँ पे उपस्थित हुआ हूं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में प्रकाश डालना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको इसमें एक व्यक्तिगत यात्रा के बारे में आवश्यकता बताना चाहूंगा कि प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, और जैसा कि शुरुआत में हम सभी चाहते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में किसी अभिनव विषय को लेकर कार्य करें, जिससे कि हमारी जान पहचान, पूछ परख थोड़ी बढ़ जाए, तो उसी लोभ और स्वार्थ, मैं कहना चाहूंगा कि साथ हमारी टीम ने ये सब्जेक्ट चुना। हमारे पास और भी विषय थे, पर हमने चुना कि हम थर्ड जेंडर के बीच काम करना शुरू करेंगे। और ये जो यात्रा एक लॉजिकल डिसीजन से शुरू हुई थी, वो एक इमोशनल ब्रेकडाउन पे खत्म होती है। मैं अपने निजी तौर पे कहना चाहता हूं कि मैं शुरुआत में बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करता था कि मैं इनसे क्या बात करूं, मैं इनसे किस तरह से जुड़ाव महसूस करूं, और बात घूम फिर के खत्म होती है समलैंगिकता पे।
इसका बहुत एक दूसरा विषय, मैं इसको बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब ये बात वहां पे खत्म होती है समलैंगिकता पे, तो हम असहज हो जाते हैं, क्योंकि सेक्स के प्रति भारतीय मुखर समाज का प्रकाशित अनुभव बड़ा बड़ा सीमित है, बहुत तंग है। ये तो औरतों को जगह नहीं देता, तो थर्ड जेंडर की बात छोड़ दीजिए। अगला पॉइंट हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यूएनडीपी के साथ काम करते हुए डीओजे के प्रोजेक्ट में एक्सेस टू जस्टिस में एक समझ विकसित हुई, तब एक विचार आया कि क्या इस विकसित समझ का लाभ एक प्रयोग के तौर पे लिया जा सकता है। तो फिर यूएनडीपी से हमको एक प्रोजेक्ट हमने डेवलप किया, क्यूरेट किया, उम्मीद लाइव, जो एशिया का पहला थर्ड जेंडर लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था। जनवरी 2012 में 30 दिनों का बिग बॉस नुमा एक कार्यक्रम तैयार किया गया, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट यूएनडीपी की वेबसाइट और गूगल पे अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। फिर अगले कुछ चरण रहे, और बाद में हमने इसको थर्ड जेंडर सेल के नाम पे हमने एक ग्रुप तैयार किया। छत्तीसगढ़ में जो किन्नर कल्याण समिति है, जो पुरोधा या मुखिया माने जाते हैं, वो सभी इसी प्रोजेक्ट में ट्रेनी के तौर पे उन्होंने शुरुआत की थी। हालांकि उससे पहले भी वो काफी रूप से मुखर थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट के जरिए जो ऑब्जर्वेशन मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं, जब एक व्यक्ति के विचार और पीड़ा को आप किसी टूल किट में कन्वर्ट कर देते हैं, आप किसी एसओपी में कन्वर्ट कर देते हैं, तो वो स्केलेबल हो जाता है। तो जितनी भी समस्याएं जो अभी हमसे पहले दूसरे वक्ता ने कही, वहां से भी मैं सहमति व्यक्त करता हूं कि आपका राइट टू एजुकेशन, राइट टू स्किल, राइट टू लाइवलीहुड, पर उससे सबसे पहले जरूरत आती है कि क्या आप खुद को समझ पा रहे हैं। थर्ड जेंडर कम्युनिटी में इसको पढ़े लिखे तौर पे हम कहते हैं ओपन अप होना। पर जब आप ओपन अप होते हैं, आप थर्ड जेंडर के तौर पे जब आप स्वीकारना शुरू करते हैं कि आप अलग हैं, अलग है, लेकिन आप मुख्य धारा, वो मुख्य धारा की यात्रा की पीड़ा क्यों, वो मुख्य धारा क्यों नहीं है, ये जो प्रश्न है, जब इसका भेद मिट जाएगा तब हम आगे इस पे बात कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे। मैं 6 बिंदुओं में सामाजिक प्रतिसाद और उसकी यात्रा को समझाना चाहूंगा, बहुत शॉर्ट में। एंड आई एम यूजिंग दी पोस्टर्स दैट वी क्रिएटेड ड्यूरिंग दैट प्रोजेक्ट, एंड दीज पोस्टर्स आर वाइडली सर्कुलेटेड इन ऑल द डोमेन्स। और हम यहाँ पे अगर आप इसको बाद में बड़ा करके भी देख पाए, तो जो हमारा पहला पोस्टर कहता है, विजन विदाउट कंफ्यूजन। जब आप दृष्टिकोण रखते हैं तो उसमें किसी प्रकार के संशय का स्थान ना हो। आपका दृष्टिकोण दो तरीके का है, एक दृष्टिकोण जो थर्ड जेंडर पर्सपेक्टिव में खड़े हुए व्यक्ति का है, विच इज इनसाइड द ब्रैकेट, और जो ब्रैकेट के बाहर है। इस दृष्टिकोण में आपको समावेशन की आवश्यकता है कि मुझे इस व्यक्ति को स्वीकार करना है, मुझे इस व्यक्ति को उस सारी चारित्रिक विशेषताओं के साथ स्वीकार करना है जो इसके व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। वी हैव टू एक्सेप्ट एंड इंक्लूड दैट इंडिविजुअल और सेट ऑफ सच इंडिविजुअल्स विथ ऑल की कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच डिफाइन हिम और हर। आप अगर आम या नींबू से कहें कि नींबू मैं तुम्हें स्वीकारता हूं, बस अपना खट्टापन दूर कर लो क्योंकि मुझे आम पसंद है, तो ये समावेशन नहीं है। हम ज्यादातर इसके शिकार हैं। वी टॉक अ लॉट अबाउट दिस थिंग बट देयर इज नो क्लियर विजन। नाउ सेकंड, लेट अस टॉक फ्रॉम द ब्रैकेट, इनसाइड द ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताता हूँ। आप में से ज्यादातर लोग सोचेंगे कि व्हाई थर्ड जेंडर कम्युनिटी और एलजीबीटीक्यू इज सो मच वोकल अबाउट द सेक्सुअलिटी एज कंपेयर टू मेन एंड वुमेन। उसके दो कारण हैं। मेन सोच सकते हैं कि उनकी सेक्सुअलिटी बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है एंड women आर स्टिल स्ट्रगलिंग टू गो फॉर दैट, बट थिंक अबाउट थर्ड जेंडर कम्युनिटी, सेक्स एज अ बेसिक ह्यूमन बायोलॉजिकल सोशल नीड। अब दूसरी बात आती है जो हमसे पहले कहा कि बेगरी को बैन किया गया है, पनिश किया जाने की बात हो रही है, इस पे बहुत डिबेट होते हैं। बात आपकी सही है। मैं और इसको विस्तारित करूं तो बिहार में जो लौंडा नाच की परंपरा रही है, वहां पे भी इनका एक्सप्लॉइटेशन होता है। आप लौंडा नाच छोड़ दीजिए, मेरे एक ट्रांसजेंडर परिचित हैं जो 70 साल के हैं, वो कहते हैं कि 16-17 साल के लड़के उनको छेड़ते हैं, ही फील्स वेरी हर्ट। एट द सेम टाइम आप सोचिए, 70 साल का ट्रांसजेंडर कहता है कि मुझे 17-18 साल के लड़के छेड़ते हैं। यहाँ सेक्स नहीं हो रहा है, यहाँ कोई ऑफेंस नहीं है, लेकिन आप अस्वीकार करके जो उपहास कर रहे हैं, वहां से ये यात्रा शुरू होती है। और जब जाती है किसी एक ऐसे व्यक्ति के बिस्तर पे जो उसको उसकी सेक्सुअलिटी के कारण अप्रिशिएट कर रहा है, वो उसको अपने बेडरूम में लाता है, उसके साथ वो प्रेम करता है, इस प्रेम की आकांक्षा में सामाजिक स्वीकार्यता का जो बीज है, वो इस लैंगिकता को मुखर होने के लिए प्रेरित करता है। तो उसको आप सेक्सुअल इंटरकोर्स की डिमांड या डिजायर से कंफ्यूज मत कीजिए। ये सोशल एक्सेप्टेंस का वो बीज है जो शायद केवल उस बिस्तर पे मिलता है उस व्यक्ति को। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सॉलिडारिटी, साथ में खड़े होना, जिसे हम कहते हैं विदाउट एनी वीकनेस। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, पर केवल 8 से 8।
मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं पर केवल जब तुम्हें पैसों की जरूरत हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं जब तुम्हें कोर्ट कचहरी ना जाना पड़े। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं क्वियर परेड पे, लेकिन मैं किसी डिनर पे तुमको इनवाइट नहीं कर सकता, मैं अपने फ्रेंड सर्कल से तुमको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। मैंने ये यात्रा वहां पे शुरू करी जब मेरा 4.5 साल का बच्चा शबनम नाम की किन्नर है उसकी गोद में खेला करता था, और कुछ लोगों ने कहा कि आप कैसे बच्चों को उनके बीच आने देते हैं। थैंकफुली मेरे परिवार में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया, बट इट केम फ्रॉम पीपल हु न्यू मी कि आप बच्चे को कैसे उनके हाथ में दे देते हैं। जब बिना किसी सरोकार, बिना किसी डर, बिना किसी भेदभाव के आप सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने की ताकत रख पाते हैं, विद और विदाउट लॉ, with due respect to all the laws which have been made, with due respect to all the mechanisms which have been created in the state, at the district and other levels, मैं कहता हूं कि केवल उस भाव की समष्टि में जाइए, इंक्लूजन। मुझे आपके साथ खड़ा होना है, तब भी जब कोई आपका अपमान कर रहा है, तब भी जब आपका कोई सम्मान कर रहा है, तब भी जब आप प्रेम की आकांक्षा में पीड़ित होने लगते हैं, और तब भी जब आप अकेलापन महसूस करते हैं। ये सॉलिडारिटी की जरूरत, सामाजिक रिस्पॉन्स, सोशल रिस्पॉन्स की दूसरी कड़ी है। तीसरा स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड मैम। एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, बिना किसी अपवाद के स्वीकार्यता। जब हम कहते हैं, जो मैंने 2 सिद्धांत आपको दिए सामाजिक उपादेयता का, हमारे बीच बहुत सारे ऐसे ट्रांसजेंडर लोग हैं, सम ऑफ द पीपल आर वर्किंग एट अ वेरी हाई पोजीशन इन जुडिशरी आल्सो, कोई मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं, कोई रजवाड़े से जुड़े हुए, इनको तो हम स्वीकार करते हैं, इनको हम टॉक्स में बुलाते हैं, टेड टॉक्स का हिस्सा होते हैं। पर अगर ये वैसे ना हो जो वो हो, अगर वो सामाजिक रूप से आपके लिए उस तरह से उपयोगी ना हो जैसे वो आज हैं, तब क्या हम उन्हें स्वीकार कर पाएंगे? तो जब हम स्वीकार्यता की बात करते हैं, इसी सॉलिडारिटी का अगला हिस्सा है कि सामाजिक स्वीकार्यता, आप उन्हें बिना किसी अपवाद के स्वीकार करें। एक बड़ी अजीब बात है, ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंदर भी है। आई थिंक जो कम्युनिटी से रिलेटेड है, मेरी बात शायद रुदानी जी बोलेंगी, वो इस बात को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। विद इन कम्युनिटी भी बड़े एक्सेप्शंस हैं कि अगर आप डेरे का हिस्सा हैं, अगर आप परंपरागत रूप से गुरु चेला परंपरा के हिस्सा हैं, तो हम आपको स्वीकार करेंगे, या इसका उल्टा भी, आप वैसे हैं तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। क्यों स्वीकार नहीं करेंगे आप? क्योंकि स्वीकार्यता उस सीढ़ी का पहला कदम है जहां पे आप कहते हैं तुम जैसे भी हो, तुम जो भी हो, तुम जहां भी हो, तुम जो भी कर सकते हो और जो नहीं कर पा रहे हो, उन सबके साथ और उन सबके बाद मैं तुमको स्वीकार करता हूं। मैं अपने परिवार में स्वीकार करना चाहता हूं, मैं अपने कार्यक्षेत्र में स्वीकार करना चाहता हूं। और अभी पुलिस की सेंसिटाइजेशन की बात आ रही थी, मेरे पास 50 ऐसे केस आते हैं जहां पे पुलिस कहती है कि किन्नर का रेप नहीं हो सकता। हमने खुद ऐसे कई केसेस लड़े हैं, और आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट पे भी जाना पड़ा हमको, क्योंकि उसकी सामाजिक लागत बहुत अधिक होती है ऐसे प्रकरणों की। अगला स्लाइड, चौथा कदम, संवाद, डायलॉग। जो मैंने कहा ना कि जिस चीज से आप डरते हैं उसके बारे में आप किंवदंतियां गढ़ लेते हैं। थर्ड जेंडर आज भी रात के समय पीपल का हिलता हुआ पत्ता है जिससे हमको चुड़ैल लटकी हुई दिख जाती है। आज भी इस विषय को हमने एक फैंसी, या तो बहुत फैंसी बना रखा है, या बहुत ट्रिवियली इसको इग्नोर किया हुआ है हमने। हम आज भी ये मानने को तैयार नहीं कि वो आदमी भी ट्रांसजेंडर हो सकता है जो फिजिकल, आई मीन दिस अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिवाइड। मुझे कई बार पुलिस ऑफिसर्स कहते हैं, भाई उस स्किनर के तो बच्चे हैं, वो कैसे ट्रांसजेंडर हुआ? सो जो शुरुआत में डेफिनेशन हमारे वक्ता ने दी थी, मैं उस डेफिनेशन पे वापस जाना चाहूंगा कि समाज द्वारा स्थापित और स्वीकार्य पुरुष और स्त्री के जेंडर के बीच में जितने भी शेड्स हैं, ऑल दो शेड्स आर पार्ट ऑफ दिस एक्सेप्टेंस। और ये डायलॉग वहां से शुरू होना चाहिए। आप किन्नर हैं, पर किन्नर होने के अलावा भी आप बहुत कुछ हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप कितना पढ़े लिखे हैं? क्या आप खाना बनाना जानते हैं? क्या आप 4 व्हीलर ड्राइव कर सकते हैं? इन सब के बावजूद प्रॉब्लम क्या आती है कि डायलॉग दो तरफ से रुका हुआ है। हमारा जो थर्ड जेंडर समुदाय है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज हु आर इनटू एडवोकेसी, और वो लोग जो कि बहुत मुखर रूप से सामने आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ट्रेन्स में है, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सेक्स ट्रेड में है। जब वे डायलॉग अपनी तरफ से अपनी पर्सनालिटी के दूसरे शेड्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तब तक इधर से एक्सेप्टेंस नहीं आएगा। अब ये क्यों होता है, इस पे आते हैं। सामाजिक रूप से, because my topic is social response, and if I put myself into the bracket of transgender, which has been derived of devoid of all family and social connect and support, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ट्रेन में नाच गा लेता हूं, भीख मांग लेता हूं, या वेश्यावृत्ति के लिए देह व्यापार में चला जाता हूं, तो आई एम गेटिंग मीगर
बेसिक सस्टेनेंस और सर्वाइवल एश्योर्ड फॉर मी। मेरा जीवन निर्वाह जब तक आप अन्य माध्यमों से सुनिश्चित नहीं करेंगे तब तक ये संभव नहीं हो पाएगा। ये हमें स्टैब्लिश करना पड़ेगा, ये हमें कंस्ट्रक्टिव डायलॉग के जरिए जाना पड़ेगा। अब आई वुड गो अंडर द डायलॉग टू द पॉइंट व्हिच सर रेज, दैट इज कि कानून से बदलाव आता है या नहीं आता है डिबेटेबल है, पर कानून हमको वो मंच देता है जिसपे खड़े हम होके हम बदलाव की बात कर सकते हैं। तो बहुत अधिक स्वागत योग्य है ऐसे सारे कानून, ऐसे सभी मंच जहां पे इस विषय पे बात करने खड़े होके बात करने की हमको आजादी मिलती है। मैं जब ट्रांसजेंडर प्रोग्राम में गया था, पता नहीं रुद्रानी जी को याद होगा कि नहीं, आई थिंक आई वाज कपल ऑफ ओनली 2-3 मेल अमंग ऑल द ट्रांसजेंडर पीपल इन दैट कॉन्क्लेव व्हिच टुक प्लेस इन दिल्ली इन 2012, एंड मेनी पीपल आस्क्ड, आपस में फुसफुसा रहे थे कि ये पुरुष है, ये हमारी बात क्यों समझेगा और कैसे समझेगा। तो बात पुरुष और स्त्री और ट्रांसजेंडर की नहीं है, ये यहाँ पे हम किसी व्यक्ति या समुदाय के हित विशेष की बात नहीं कर रहे। ट्रांसजेंडर्स का उन्मुखीकरण, उनका सबलीकरण हमारे अपने समाज के सबलीकरण और सुधार के लिए आवश्यक है। तो whether you are not in the community, for the community, but for your own community which you think is your community, it is very much mainstream requirement. Next. Now let's come to the principle of social utility, skills. हम कहते हैं कि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं, मेरे राज्य में कौशल का अधिकार एक कानूनी अधिकार है। राइट टू स्किल एंड लाइवलीहुड इज अ लीगल राइट इन आवर स्टेट। सो पिछले 10 सालों से मैं बहुत सारे थर्ड जेंडर लोगों के साथ कनेक्टेड हूं, बात करता हूं, पर शायद उस तरीके से नहीं बात करता, क्योंकि यहाँ पे मेरी सोच थोड़ी सी डिफर करती है। जब हम स्किल्स की बात करते हैं, why don't you talk about enterprise? Why don't you talk about third gender led micro enterprises? I was very much happy to see लक्ष्मी त्रिपाठी जी जो किन्नर एक ड्रिंकिंग वाटर सॉल्यूशन के साथ शार्क टैंक में आई थी, and she herself is a big statement, but how many त्रिपाठीज we have like her? अगर काउंट करें तो 100-150 से ज्यादा नहीं होंगे, और मेरे अपने स्टेट में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो कि ओपन है उसकी संख्या लगभग 20,000 से ज्यादा है, which is still not the verified data. It is a large underestimated estimate है ये। तो जब हम बात करते हैं माइक्रो एंटरप्राइजेस की, देयर आर सर्टेन सेट ऑफ माइक्रो एंटरप्राइज एरियाज व्हिच कैन बी बेटर सूटेड फॉर पीपल फ्रॉम थर्ड जेंडर कम्युनिटी। एंड मैं आपको और एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, इट्स वेरी ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। आई वाज इन Bombay last week and I was there for some मुझे कुछ कपड़े लेने थे, नेक्स्ट डे कुछ एक प्रोग्राम था, एंड विथ मी देयर वाज माय फ्रेंड हु इज अ लेडी एंड शी वांटेड टू बाय सम कॉस्मेटिक्स, एंड ये क्लोजिंग टाइम था, 9:30 हो गए थे, दैट शॉप वाज अबाउट टू क्लोज, और उस शॉप में मल्टी ब्रांड्स थे। तो शी वेंट टू स्ट्रेट अवे लैक्मे पे देयर वाज अ लेडी जिन्होंने कुछ बातचीत नहीं की, शी रैप्ड अप कंप्लीटली, एंड माय फ्रेंड हैड मेड अप हर माइंड कि नहीं खरीदना है। सडनली अ पर्सन, अ ट्रांसजेंडर पर्सन जो एक दूसरे ब्रांड के प्रोडक्ट के साथ एसोसिएटेड थे, उन्होंने पूरा आधा घंटा दिया, और वहां मेरी फ्रेंड जो केवल एक लिपस्टिक खरीदने गई थी, शी परचेज 5 मोर आर्टिकल्स। सो प्रोफेशन का जेंडराइजेशन की जरूरत नहीं है, आप आर्मी में भी ले सकते हैं, आप पुलिस में भी ले सकते हैं। आई थिंक नाउ वी हैव कांस्टेबल also from transgender community, we have people in securities also, but point is that कि क्या आप स्किल्स से माइक्रो एंटरप्राइज तक का स्केल बना के दे सकते हैं? आप वो वर्डन कम्युनिटी पे मत डालिए कि तुम आओ, तुम सीखो, और उसके बाद वो स्ट्रगल भी तुम करो। जैसे आपने SC ST OBC कम्युनिटी को दिया है ना कि आप बाय रिजर्वेशन और बाय सम स्पेशल आपने एक सीढ़ी प्रोवाइड की है, हमारे थर्ड जेंडर कम्युनिटी को भी एंटरप्राइज में शेयर चाहिए। MSME में डेटा चाहिए कि कितने MSMEs हैं who are employing transgender people, how many MSMEs are actually led by entrepreneurs. With this forum of DOJ, चूंकि मुझे पता है कि हम नालसा के माध्यम से बहुत एक्टिविस्ट हो सकते हैं काफी, तो वाई डोंट हम NRLM या NULM को डायरेक्ट क्यों नहीं करते कि जैसे आपने ट्राइबल एरियाज के लिए 5 लोगों की SHG तस्लीम की है, अप्रूव की है, हम ट्रांसजेंडर की SHGs पे क्यों नहीं बात करते? हम ट्रांसजेंडर के लिए मार्केट अपलिंग की बात क्यों नहीं करते? हम केवल लैंगिक अधिकारों और सामाजिक समरसता तक क्यों सीमित होना चाहते? क्योंकि जब तक स्किल्स, लाइवलीहुड और इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन नहीं होगा, तब तक सामाजिक प्रतिसाद सुधर नहीं सकता। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और अंत में मैं बात करूंगा विक्ट्री। विक्ट्री से क्या मतलब है? आप ट्रांसजेंडर्स को सेलिब्रेट करें? नहीं, ये कम्युनिटी सेलिब्रेशन का टॉपिक है ही नहीं, ये कम्युनिटी स्पेशल ट्रीटमेंट का भी टॉपिक नहीं है। आप बस इनको, इनकी विक्ट्री सिर्फ इसमें है कि आप
हमें कंफर्टेबली इग्नोर कर सके। जब मैं हम कहता हूं तो मैं ट्रांसजेंडर समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं, आप मुझे इग्नोर कीजिए ना, जैसे आप एक आदमी को इग्नोर करते हैं, एक औरत को इग्नोर करते हैं। हमें कंफर्टेबली इग्नोर होने दीजिए, क्योंकि वो जो कंफर्ट है वो बराबरी का इग्नोरेंस होगा। और जब आप हमें अटेंशन दीजिए तो हमारे सेक्सुअल प्रेफरेंस के लिए, हमारे लुक्स के लिए प्रेफर अटेंशन मत दीजिए, आप उस बात के लिए अटेंशन दीजिए जो हमारे बुनियादी अधिकार हैं और हम आपके लिए या कम्युनिटी के लिए या एक दूसरे के लिए जो दे सकते हैं, जो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मैं सम अप करूंगा विद दिस लास्ट स्लाइड। समझ, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया को हमें गाइड करना पड़ेगा। ऑनरेबल मेंबर्स, ऑनरेबल लिसनर्स एंड ऑडियंस, हमें वी कैन नॉट लीव दिस फॉर एंट्रोपिकल आउटकम। जिस तरह से हम एक आउटपुट की बात करते हैं कि अगर हम 4 साल इस विषय पे काम करेंगे तो हमें चौथे साल ये दिखाई देना चाहिए, हमें उन इंडिकेटर्स को लाना पड़ेगा। जब हम एसडीजीज की बात करते हैं तब हमें उन इंडिकेटर्स को ग्रास रूट लेवल पे डिफाइन करना पड़ेगा, जो शुरू होता है आपके बचपन से। प्री स्कूल काउंसलिंग पेरेंट्स को भी पता होना चाहिए, स्कूल के मास्टर को भी पता होना चाहिए, पार्षद को पता होना चाहिए, थाने के कोतवाल को पता होना चाहिए, जुडिशरी लॉयर्स को पता होना चाहिए, एम्प्लॉयर्स को पता होना चाहिए। और उसके बाद हम शुरू करते हैं कि डायनेमिक अलाइनमेंट, क्योंकि ये बदलता रहेगा। आपने पिछले साल 4 किन्नरों के साथ अगर कोई काम किया और आपका 5वां किन्नर अनुभव अलग रहता है, तो आपको मानना पड़ेगा एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट एंड दिस अलाइनमेंट हैज टू बी डायनेमिक विद टाइम एंड फ्रेम ऑफ इंडिविजुअलिटी। और नेक्स्ट आता है मेन स्ट्रीम पर्सपेक्टिव, तथा कथित मुख्य धारा के दृष्टिकोण में परिवर्तन। और मैं कहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग इस क्षेत्र के जो इनको समझते हैं या इनमें से खुद, जब इनको आप प्रकाशन का मंच उपलब्ध कराएंगे और ऐसा मंच जो सुना समझा और देखा जाए, तब आप तथाकथित मेन स्ट्रीम को सुधार पाएंगे। मैं इनके मेन स्ट्रीम में लाने की बात नहीं करता, मैं तो मेन स्ट्रीम को सुधारने की बात करता हूं इनके सहयोग से। और इसका अगला कदम होगा, जो आज हम ऑफ ग्रिड महसूस कर रहे हैं, हम कल ग्रिड का इनपुट बनेंगे अगर आप इन्हें मौका दें और उसके साथ खड़े हो सकें। चुनौतियां बिल्कुल है, साधारण और आसान काम नहीं है। घरेलू हिंसा से मुक्ति अधिनियम 2005 में आज की बुनियादी हकीकत है कि 2-2 साल तक आपका संरक्षण अधिकारी के पास छोड़ी गई चिट्ठी संबंधित पुलिस थाने तक नहीं पहुंच पाती। तो आप भूल जाइए कि आप ट्रांसजेंडर पे बहुत रैपिड और क्विक मूवमेंट देख सकते हैं। पर हाँ, चुनौतियों के बावजूद सुधार है और हमारा समाज इस बात का साक्षी है कि हम सुधरे हुए हैं। ये वही समाज है जिसने जाति प्रथा को तोड़ा है, ये वही समाज है जिसने सती प्रथा को तोड़ा है, ये वही समाज है जहां विधवा पुनर्विवाह आज एक आम बात है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि आज से 10 बाद शायद जिस विचार है वो अप्रासंगिक हो जाए, और बहुत अच्छा होगा कि विषय अप्रासंगिक हो जाए बहुत जल्दी। और लास्ट में हम आते हैं कंफर्मेशन बायस। किसी एक व्यक्ति, किसी एक समुदाय के प्रति हमारी मन में मानी गई विचारधारा, जिसका कारण वो वैक्यूम भी हो सकता है, वो निर्वात भी हो सकता है, उसी दिशा में हम साक्ष्य और तथ्य ढूंढना शुरू करते हैं। आप गूगल के एल्गोरिथम से समझ लीजिए, अगर यूट्यूब पे आपने लगातार 5 दिन पनीर की रेसिपी सर्च की तो अगले 10 दिन तक वो आपको पनीर की रेसिपी ही दिखाएगा। हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। अगर आपने किसी समुदाय विशेष के प्रति एक प्रकार की विचारधारा विकसित कर ली तो बार बार आपको उसी की प्रतिध्वनि सुनाई देगी और आप कहेंगे देखो मैं सही कहता था। तो अपने खुद के बायस से मुक्त होकर हमको इसमें देखना है। अगला स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। With this, I rest my, I would say, my observation and understanding on this wonderful topic. I thank a lot to Ashutosh Ji and Department of Justice and all the people who are listening to me. I hope that I was able to ignite a different type of understanding on this topic. Thanks a lot.